Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. So today beta we are going to study the magnetic field inside a solenoid and how Faraday core affect the magnetic field of a solenoid. इसके अलावा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़े हैं, आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट दैट बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सोर्स इलेक्ट्रिक करंट है। एक्चुअल में करंट आपके पास कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। सो वी कैन से कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस टॉपिक वी विल अनवेल द इनविजिबल फोर्सेस दैट शेप आवर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में की बात करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ आवर फंडामेंटल फोर्स। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिसको हम फोर्सेस ऑफ नेचर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपकी फंडामेंटल फोर्स है दैट हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग द एसेंस ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटीज इंटरप्ले, जहाँ पे हम कंबाइन इफेक्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी एंड मैग्नेटिज्म का भी। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स और इट इज़ अ थेरी लिंकिंग इलेक्ट्रिक करंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। एक्चुअल में हमने कंबाइन इफेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट का विद मैग्नेटिक फील्ड इन दिस चैप्टर। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस देखें तो मोटर्स में, मेडिकल इमेजिंग में, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन। So we will understand their practical impact by studying those applications as well. अच्छा जी, today's our main topic is magnetic field inside a solenoid. जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हमें पहले सोलिनॉइड के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेटा सोलिनॉइड जो है ना, डेट इज़ योर हेलिकल कॉइल। हेलिकल कॉइल को मैं आसान वर्ड्स में कहूँ तो आप एक कॉपर वायर लें और उसको ऐसे गोल 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 जो है वो वाउंड कर लें लाइक अ स्प्रिंग। जैसे आप लोगों ने पेन्स के अंदर स्प्रिंग्स देखे होंगे ना, तो वो भी वायर को उन्होंने वाउंड किया होता है। तो इस तरह अगर आप एक कॉपर वायर को उस तरह से गोल गोल वाउंड कर लेते हैं स्प्रिंग की शेप में, तो उसको हम हेलिकल कॉइल या हम उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो अगर मैं सोलेनॉइड की डेफिनेशन पढ़ूँ तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कोर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। अब ये नहीं कि आप किसी भी वायर को बाउंड कर लें और कहें कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब उस मैग्नेटिक जो वायर है उसको हम किसी सोर्स के साथ अटैच करेंगे जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो ड्यू टू डैट करंट उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। अगर हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो बेटा सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो अगर व्हेन यू आर टेकिंग एन आइडियल सोलेनॉइड, तो एक आइडियल सोलेनॉइड में ये चीज़ मैं आपको अगेन मेंशन करूँगी कि देयर इज़ नथिंग आइडियल, ठीक है। लेकिन फ़िज़िक्स में हम उस चीज़ को आइडियल बोलते हैं जो पॉसिबल नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी बिल्कुल 100% होती है, उसको हम आइडियल कंसीडर करते हैं। तो कहता है कि अगर आपके पास एक आइडियल सोलेनॉइड है विच इज़ वेरी लॉन्ग कंपेयर टू इट्स रेडियस, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल टू द एक्सिस होती है। तो ये इसकी दूसरी मतलब डेफिनेशन का पार्ट है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक सोलेनॉइड की इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म होती है एक आइडियल सोलेनॉइड की। अच्छा जी, थर्ड, अगर हम सोलेनॉइड की बात करेंगे तो जहाँ पे हम एक क्लोज लूप की बात करते हैं वहाँ पे हम एम्पेयर्स लॉ को लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो टुडे इन टुडेज़ टॉपिक हम एम्पेयर्स लॉ को भी पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड मैंने बोला है कि अगर एक आइडियल सोलेनॉइड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होगी, लेकिन आपके पास एक नॉर्मल सा सोलेनॉइड है, आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो टू डिराइव द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। एम्पेयर्स लॉ जो है वो क्लोज पाथ्स के लिए, क्लोज लूप के लिए हमेशा यूज़ होता है।
और ऐसी लूप्स जो कि करंट को अपने अंदर कैरी कर रही हैं। विदाउट करंट हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि विदाउट करंट कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल सकती। अच्छा जी, आज के टॉपिक में एक और चीज़ है कि एक फेरस कोर जो है वो किस तरह फील्ड को इन्हेंस करती है, फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। बेटा फेरस कोर की बात करें तो फेरस कोर का मतलब ये है कि यू हैव टू यूज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके पास आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड दे आर उनकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो अलाइन होती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती है। तो कहता है कि इफ़ यू इंट्रोड्यूस अ फेरस कोर या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो आपने कोर बनाई है, जैसे मैंने कहा है ना कि कॉपर वायर को आपने वाउंड कर लेना है, तो कहता है कि उसकी जगह अगर आप उसके अंदर वायर को वाउंड किया, उसके अंदर मटेरियल रख दिया, ठीक है, मतलब ये सोलेनाइड आपका बन गया ना, ये देखें ये सोलेनाइड बन गया। अब इसके अंदर आपने एक फेरस मटेरियल या फेरस कोर रख देना जस्ट लाइक आयरन, तो इट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा? जस्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट फेरस मटेरियल, जो कि मैंने बताया है, इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन होती हैं। फेरस मटेरियल्स की मैंने अभी अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि ये ईजीली मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मतलब चैनल भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। लास्टली जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड है, दैट बिकम द सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू द करंट एंड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटाइज्ड कोर itself। मतलब यहाँ पे आपने जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एक तो वो जो आपके पास कोर है उसकी होगी, और दूसरा वो जो करंट पास कर रही है, तो जब दोनों की सम होगी ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा जी, अब हम जाहिर सी बात है सोलेनोइड है, हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि एक वायर है या कॉइल ऑफ वायर है, ठीक है, वो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड कैसे जो है वो जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपके पास कंडीशन क्या है कि एक आपके पास हेलिकल कॉइल ऑफ वायर होनी चाहिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उसकी फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होगी और इसकी सराउंडिंग में या बाहर आउटसाइड द डेट कॉइल जो फील्ड है डेट विल बी वीक या ना हो, नेग्लिजिबली हम कहते हैं कि ना होने के बराबर होती है। अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हो तो डेट इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एक्चुअली दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, जिसको अभी हम ड्राइव भी करेंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड जो है वो किन एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो आपकी करंट पे डिपेंड कर रही है, ये आई है, ठीक है। और ये स्मॉल एन क्या है? डेट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ, मतलब एन ओवर एल, कैपिटल एन ओवर एल को अगर हम डिवाइड करते हैं एन को एल से, तो आपके पास स्मॉल एन आ जाता है। और म्यू नॉट क्या है? आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होती है। इट इज़ मैंशन इन योर बुक। अच्छा जी, अभी हमने जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड की डेरिवेशन करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसको हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। बेटा आपको पता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है, तो उसके ऊपर दो तरह की फील्ड्स एक्ट करती हैं। एक तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो उसको मिल रही होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड से मिल रही होती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। देन द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स, जिसको हम एफ से लिखते हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ी है, क्यू ई के बराबर होती है। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है? क्यू वी क्रॉस बी। दोनों को सम करें, क्यू को कॉमन ले लें तो ई प्लस वी क्रॉस बी अंदर आ जाएगा। तो नाउ दिस फोर्स इज कॉल्ड योर लॉरेंस फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। सो इट इज़ अ फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड exert फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब भी आपने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड पढ़ना है, तो उससे पहले आपको लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम जो है
फोर्स का फॉर्मूला, जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। कहता है कि अगर आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करना है बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये देखें, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इनको हमने आमने सामने रख दिया। जब हमने इनको आमने सामने रखा है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हम सपोज करते हैं कि ये दोनों कंडक्टर जो है ना बाय डिस्टेंस आर एक दूसरे के साथ सेपरेट हुए हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज़ आर। जाहिर सी बात है, लेट्स से कि ये आपके पास कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। कंडक्टर 1 की भी फील्ड होगी, कंडक्टर 2 की भी फील्ड होगी। हम एक के ज़रिए इसकी डेरिवेशन करके जनरल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम जो कंडक्टर 1 है, जिसकी करंट भी I1 है, तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको B1 बोलेंगे। तो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेट इज़ म्यू नॉट I ओवर 2 πr। तो एज वी आर टेकिंग फर्स्ट कंडक्टर, तो यहाँ पे फील्ड भी 1 आ जाएगी और यहाँ पे करंट भी I1 आ जाएगी। सो वी विल हैव द फॉर्मूला B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 πr। अच्छा जी, ये तो आपके पास फील्ड आ गई। जब हम फोर्स की बात करते हैं, वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ILB। वी नो डैट द फोर्स एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर हम सेकंड वाले कंडक्टर की फोर्स ले रहे हैं तो फील्ड फर्स्ट वाले की ही आएगी एंड करंट भी सेकंड वाले की आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू I2LB। हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा ना, F इज इक्वल टू ILB, उसी को मैंने चेंज किया बिकॉज जो इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड वो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस करेगी और जो इसकी फील्ड है वो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो जो आपके पास F2 आ रही है डेट इज़ ड्यू टू द B1। अच्छा जी, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आपने यहाँ पे B1 की जगह ना ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। तो I2L म्यू नॉट L I1 ओवर 2 πr, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अच्छा L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो F2 ओवर L यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 πr। और अगर जनरल करके मैं लिखूँ, I2 की जगह मैं सिंपल I लिख दूँ, यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू आ रही है ना 2 πr, L उधर आके डिवाइड हो रहा है, तो मैं F2 ओवर L की जगह मैं F ओवर L लिख लूँ, तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा डेट विल बी F ओवर L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 πr। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अगर तो करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रही हैं तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगी, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, रिपेल कर देंगी। सो दिस इज़ अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अच्छा जी, हमारे पास आपकी बुक में डेरिवेशन हुई हुई है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड, लेकिन मैं आप लोगों को जो है इस डायग्राम से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप लोगों ने एक क्लोज लूप लेनी है। जाहिर सी बात है, क्लोज लूप है या आपके पास क्लोज वायर है, उसके ऊपर एम्पेयर्स लॉ जो है वो तो फुलफ़िल होगा। विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर्स लॉ हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अगर आपके पास क्लोज लूप है तो जो एम्पेयर्स लॉ इस पे एक्ट करेगा डेट विल बी, यहाँ पे इंटीग्रेशन बी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है। बुक में बी आई लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे डी आई इसलिए मेंशन किया, डी जो है वो डेरिवेटिव को जो है वो शो करता है, स्मॉल चेंज को शो करता है। ई एन सी का मतलब ये है कि जिसकी करंट आप ले रहे हो डेट इज़ इनक्लोज्ड करंट, एक क्लोज लूप है उसकी करंट है डेट इज़ ई एन सी, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन की बात करती हूँ, डेट इज़ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप प्रोपोर्शनल टू द इनक्लोज करंट, ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। और अगर हम इसकी कंडीशन की बात करते हैं तो एम्पेयर्स लॉ जो है वो, या एम्पीरियन लूप की बात करते हैं। अब आपने भला क्या करना है, ये आपके पास क्लोज लूप आ गया ना, आपने इसकी सराउंडिंग में एम्पीरियन लूप, ये आपको रेड कलर के डॉट से नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे एम्पीरियन लूप जो है वो ड्रॉ करनी है। इमेजिन जैसे हम गाजेस ला के अंदर गाशियन सरफेस जो है वो इमेजिन करते हैं ना, दैट इज़ इमेजिनरी सरफेस। यहाँ पे भी आपने रेक्टेंगुलर शेप में ना ऐसे इस लूप के सराउंडिंग में एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करनी है। यहाँ से ये सीधी ये ऊपर जा रही है और यहाँ से ये ऐसे आ रही है, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है।
जिसका ऐसी लूप जिसका कुछ हिस्सा इस लूप के अंदर है, कुछ बाहर है, ठीक है। तो इम्पीरियल लूप की कंडीशन ये है कि वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए और कुछ हिस्सा उसका इनसाइड द सॉलिनॉइड होना चाहिए और कुछ आउटसाइड द सॉलिनॉइड होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे इम्पीरियल लूप जो है ना वो इमेजिन करनी है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सॉरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक। ये मैं आपके साथ जो है वो 5 पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं। सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ली जिसकी एक हिस्सा इनसाइड द सॉलिनॉइड है पैरेलल टू द एक्सिस है और दूसरा हिस्सा बाहर है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये चीज़ आपने मतलब मेक श्योर करनी है कि जो हिस्सा लूप का अंदर की तरफ है, ठीक है, उसमें फील्ड आपकी ज़ीरो होगी या ना होने के बराबर होगी। जो बाहर की तरफ है, सॉरी, आउटसाइड द सॉलिनॉइड फील्ड नेग्लिजिबल होगी और इनसाइड आपकी फील्ड मैक्सिमम होगी और वो आपने फाइंड करनी है। तो आपको एम्पेयर्स लॉ जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे जो टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप है डेट विल बी n इंटू आई। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को शो करता है। तो फाइनल इक्वेशन अगर आपने फाइंड करनी है बी की, अच्छा जी, अब आप लोगों ने इमेजिन करना है कि आपके पास जो है वो लूप है। आपने इस लूप के 4 हिस्से कर लिए। ये आपके पास, मैं इमेजिनरी तौर पे कह रही हूँ कि ये आपके पास 4 हिस्से हैं। आपने इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। अब 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया तो ये आपका फर्स्ट सेगमेंट होगा, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका फोर्थ होगा। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है वो आउटसाइड द लूप है, सेकंड और जो थर्ड है वो अंदर की तरफ है और ये फोर्थ बाहर की तरफ है। तो जो आउटसाइड द लूप है, ठीक है, वहाँ पे आपकी तो फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकती। ये वाले जो पोर्शन है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ उस हिस्से में आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो बाय एम्पेयर्स लॉ, जो अंदर की तरफ हिस्सा है। और उसके लिए भी आप फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हो, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एल उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल आई आ जाएगा। एन ओवर एल ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो स्मॉल एन के बराबर होता है। तो ये आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एम्पीरियल लूप के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। फिर भी किसी बच्चे को मतलब नहीं समझ आती, एक दफ़ा आपने बुक से इसको देख लेना है, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, दैट इज़ अबाउट ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आज हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। तो बेटा मैग्लेव ट्रेन्स में, जिसमें हार्नेसिंग रिपल्शन ऑफ लेविटेशन में, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में, एमआरआई स्कैनर्स में, सर्किट ब्रेकर्स में आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस या मैग्नेटिक फोर्सेस की अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं। लास्ट पे एक दफ़ा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सॉलिनॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि उनकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह हम जनरेट कर सकते हैं। फेरस कोर किस तरह एम्पावर करती है फील्ड ऑफ द सॉलिनॉइड। करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है और लास्ट पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है कि इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ काउंटलेस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़।